का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। और जो प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्रपति होता है, हमारा राष्ट्र का अध्यक्ष। ध्यान रखो, जो हमारा राष्ट्र है, राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। हमारा जो देश है, जो राष्ट्र होता है, उसका अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। और जो शासन होता है, हमारा जो शासन होता है, प्रशासन होता है, उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो पहला जो व्यक्ति है भारत का, वो कौन माना जाएगा? राष्ट्रपति। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। देश का संवैधानिक मुखिया, ये भी वही बात है, संविधान का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। और जो प्रशासन है उसका मुखिया होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति पद के लिए कितने वर्ष की आयु का होना जरूरी है? राष्ट्रपति के लिए कम से कम 35 वर्ष की 35 वर्ष की आयु राष्ट्रपति के लिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की, और राष्ट्रपति के लिए और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की। अब जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है, लेकिन आयु उसके लिए, बाकी राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके लिए 30 वर्ष आयु है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए 35 है। वो क्यों है? क्योंकि यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति उसकी जगह जो है वो राष्ट्रपति का पद संभालेगा। तो उसके लिए योग्य व्यक्ति कौन होगा? जिसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होगी। तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के लिए, दोनों के लिए 35-35, और लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु निश्चित की गई है। राष्ट्रपति का चुनाव भारत में कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है। कौन कौन व्यक्ति होंगे उसमें शामिल? संसद के और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये शब्द है निर्वाचित। इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य और राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य वो मनोनीत करता है। लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो जो ये मनोनीत सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में जो मनोनीत सदस्य होते हैं ये वोट नहीं डालेंगे। केवल लोकसभा, राज्यसभा के और जो राज्यों की जो विधानसभा है उनके कौन सदस्य वोट डालेंगे? जो चुने हुए हैं, जो जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति हैं, केवल वही वोट डालेंगे। जो मनोनीत सदस्य हैं, जो राष्ट्रपति ने जिनको मनोनीत किया है, वो जो है वो वोट नहीं डालेंगे इसमें। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन कौन शामिल होंगे? संसद के, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाएंगी, और राज्यों की विधानसभाओं के, और राज्यों की विधानसभा के साथ 2 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हैं, और दिल्ली और पुदुचेरी। ये जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं इनमें विधानसभा है, तो उनके सदस्य भी इसके चुनाव में जो है वो भाग लेते हैं। तो ये राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल होता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कितने सदस्यों का अनुमोदन और प्रस्ताव अनिवार्य है? अनुमोदन का मतलब क्या है? अनुमोदन का मतलब कि ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति है वो राष्ट्रपति के चुनाव में जो है वो सीधा खड़ा हो जाएगा। उसके लिए कम से कम 50 सदस्य अनुमोदन के लिए और 50 सदस्य उसका प्रस्ताव रखे। कौन? जो सांसद होते हैं वो कम से कम, जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं उनके लिए 50 सदस्यों का अनुमोदन और 50 सदस्यों का प्रस्ताव, अर्थात 50 सदस्य तो प्रस्ताव लेके आएंगे उसका और 50 सदस्य उसका समर्थन करेंगे, तो कोई भी व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है।
राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? उपराष्ट्रपति नहीं दिलाता। इस बात को ध्यान रखना है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाने वाला जो कैंडिडेट होता है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, सबसे बड़ा न्यायालय है, जो सबसे बड़ा न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय, उसका मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को जो है वो शपथ दिलाएगा। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जब देना होगा तो किसको देगा? वो उपराष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को एक महाभियोग, विशेष कठिन प्रक्रिया होती है महाभियोग, कि संसद के दोनों सदन, एक लोकसभा और राज्यसभा, इनमें दोनों सदनों में विशेष 2/3 बहुमत के द्वारा एक प्रस्ताव पास होगा और दोनों सदनों के द्वारा ये अलग अलग पास होगा तो ही राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाएगा, अन्यथा राष्ट्रपति को पद से नहीं हटाया जाएगा। उसके बाद है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। ये मैंने बताए थे आपको क्वेश्चन कि जो प्रमुख नियुक्तियाँ होती हैं, जो मेन नियुक्तियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी नियुक्तियाँ होती हैं, उनके अध्यक्षों की, सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग एक संस्था है, वित्त आयोग। वित्त आयोग का क्या काम है कि राज्य सरकारों के बीच में और केंद्र के बीच में भाई जो धन है, जो वित्त है, उसका बंटवारा करना है। केंद्र और राज्यों के बीच में धन का बंटवारा करने के लिए एक आयोग है, उसका नाम है वित्त आयोग। इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। संघ लोक सेवा आयोग एक संस्था है, एक आयोग है। यह भारत में महत्वपूर्ण नियुक्तियां करता है। जो प्रमुख नियुक्तियां होती हैं, इनमें सबसे बड़ी जो IAS की नियुक्ति होती है, उसकी सदस्यों की और अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। अगला है पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। पिछड़ा वर्ग आयोग भारत में जो पिछड़ा वर्ग है, जिसको BC या OBC बोलते हैं, उसका जो आयोग होता है, उसका अध्यक्ष होता है, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेगा। विदेशों में, दूसरे देशों में जो हमने राजदूत भेजने हैं, राजनयिक भेजने हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। राजदूत कौन होते हैं? जो दूसरे देशों में हमारा देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारा कोई भी नागरिक यदि उस देश में जाएगा, सबसे पहले वो उस ऑफिस में कांटेक्ट करेगा और बताएगा कि मैं यहाँ पर जो है किस पर्पज़ के लिए आया हूँ। तो वहाँ पर विदेशों में जो राजदूत और राजनयिकों की नियुक्ति की जाती है, वो किसके द्वारा की जाती है? वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। धन विधेयक किसकी पूर्व स्वीकृति से लोकसभा में पेश किया जाता है? धन विधेयक, जिस विधेयक में धन खर्च से संबंधित कोई बात होती है, कोई वर्णन होता है, वो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बगैर लोकसभा में पेश नहीं किया जाएगा। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ ही धन विधेयक को राष्ट्रपति की तरफ से वित्त मंत्री, कौन? वित्त मंत्री, उसको जो है वो लोकसभा में पेश करता है। लोकसभा में वित्त मंत्री राष्ट्रपति की तरफ से धन विधेयक को जो है लोकसभा में पेश करता है। तो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की इसकी आवश्यकता होती है। इसी कारण से यदि जो धन विधेयक है, यदि कोई विधेयक धन विधेयक है और उसको संसद की मंजूरी मिल जाती है, तो राष्ट्रपति उसको जो है हस्ताक्षर करने से उसको मना नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले ही राष्ट्रपति की पूर्व में ही उसको उसकी स्वीकृति मिल चुकी है।
राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? आंग्ल भारतीय समुदाय कौन सा होता है कि वो व्यक्ति जिनके माता या पिता में से कोई एक विदेशी हो और यदि उनका लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं होता तो उनको आंग्ल भारतीय बोलते हैं। तो 2 ऐसे सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति लोकसभा में कर सकता है, आंग्ल भारतीय सदस्यों को। उसके बाद अगला है राष्ट्रपति राज्यसभा में कला के क्षेत्र में, साहित्य में, पत्रकारिता में, विज्ञान और सामाजिक कार्य में दक्षता रखने वाले, अर्थात देश में जो व्यक्ति जिन्होंने कला में विशेष योगदान दिया है, साहित्य में, पत्रकारिता में, विज्ञान में और सामाजिक कार्य में दक्षता जो रखते हैं, ऐसे कितने व्यक्तियों को जो है मनोनीत कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना ये राज्यसभा में हैं, वो लोकसभा में थे। लोकसभा में केवल 2 और वो भी आंग्ल भारतीय। लेकिन राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? राज्यसभा में 12 सदस्य, कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र वालों को 12 सदस्यों को वो मनोनीत कर सकता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में है? अध्यादेश क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है, यदि हमारी जो संसद है वो कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है, उसका सत्र नहीं चल रहा हो, यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और इमरजेंसी में या एकदम कोई कानून लागू करना हमें ज़रूरत है, तो हमारा जो राष्ट्रपति है उसको एक अधिकार है, उसको बोलते हैं अध्यादेश। राष्ट्रपति को एक अध्यादेश जारी करने की जो है वो शक्ति प्राप्त है, वो है अनुच्छेद 123 में। इसके तहत क्या करता है कि राष्ट्रपति एक जो है वो आदेश जारी कर सकता है और वो आदेश वो संसद के कानून के समान ही उसकी वैल्यू होगी। लेकिन जब सत्र चल जाएगा संसद का सत्र 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होता, तो जब हमारा संसद का सत्र चल जाएगा उसमें, तो उसके लिए कम से कम उसको जो है 42 दिन के उसके अंदर 42 दिन के अंदर उसको पास करवाना उससे अनिवार्य है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 123 में। स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने इतने क्वेश्चन कवर किए हैं। पूरी जो भारत का संविधान की बुक है उसकी पूरी जो वीडियो है वह 3 घंटे से ऊपर की है, लेकिन आपके टाइम को ध्यान में रखते हुए हमने इसको छोटे छोटे पार्टों में विभाजित किया है और इससे अगले क्वेश्चन देखने के लिए इसके बाकी सारे भागों को आप ज़रूर देखें। इससे अगले जो क्वेश्चन है वो इसका नेक्स्ट पार्ट में है और इसके जितने भी पार्ट बनाए हैं सभी को आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें इंडियन पॉलिटी के सभी टॉपिक को हमने कवर करने की कोशिश की है। जो बेसिक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के व्यू से जितने भी बनते हैं, लगभग सारे क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं। तो कृपा करके इसके अन्य भागों को ज़रूर देखें और इस पूरी सीरीज़ को जो है कंप्लीट रूप से ध्यान से देखें। धन्यवाद।